जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ कल हमने स्टार्ट किए थे, 5 एमसीक्यूज़ हुए थे, रिमेनिंग एमसीक्यूज़ आज कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, शाबाश। मोबाइल बैग में नहीं है आपका जी? कोई क्वेश्चन? जी जी पूछ। क्या अगर इस तरह के अनाउंसमेंट की जाए कि हारने वाला प्लेयर जीतने वाले प्लेयर को इनाम देगा, तो क्या वो वैलिड है? देखिए, जितने भी ऐसे कंपटीशन है जिसमें कोई स्किल, कोई टेस्ट हो रही हो, वो सारे के सारे जो है वो हमारे प्राइज कैटेगरी की तरफ जाएंगे। वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं होगा जिसमें कोई भी स्किल टेस्ट हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अब इसमें आपने ना डिफरेंट स्पोर्ट्स की एग्जांपल ला के अपने जहन में जस्टिफाई नहीं करवाना कि ये वेजरिंग बनता है कि नहीं बनता। ये सिर्फ बेसिक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, स्टूडेंट को चूंकि अंदाजा नहीं होता कि कौन सा कंसेप्ट एग्जाम में किस लेवल तक टेस्ट होगा, तो बाज़ औक़ात जो कम अहम कंसेप्ट होते हैं उनके ऊपर भी आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना प्राइज कंपटीशन वगैरह, ये एग्जाम्पल सिर्फ बेसिक लेवल पे आपने अंडरस्टैंड करनी है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेल, कभी कोई लूडो वाला पूछ लेता है वो वेजरिंग है कि नहीं, वो कोई इस तरह के ताश वाला वेजरिंग है कि नहीं। सिंपल आपने कंसेप्ट जहन में रखना है। हर वो चीज़ जिसमें कोई स्किल टेस्ट हो रही हो वो हमारा वेजरिंग नहीं है। बस इतना काफ़ी है। और कोई क्वेश्चन? जी। मिस्टेक अगर एजेंट की तरफ से कोई भी एक्ट हो, वो प्रिंसिपल की तरफ से एक्ट समझा जाता है। सिंपल रूल। कोई भी एक्ट अगर एजेंट करेगा वो क्या समझा जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने किया है। तो अगर एजेंट की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है वो डेफिनेटली समझा जाएगा प्रिंसिपल की तरफ से ही हुई है। ये एजेंसी के बारे में मजीद कंसेप्ट हमने चैप्टर 10 में स्टडी करना है। प्रोबेबली चैप्टर 10 है हमारे सिलेबस में। इसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। अभी आपने वो चैप्टर 10 में हम डिटेल डिस्कस करें। चैप्टर 10 है या 9 है? चैप्टर 10 है गालबन। अभी आपने एजेंसी के हवाले से सिर्फ इतना कंसेप्ट जहन में रखना है कि जो काम कोई एक पर्सन कर सकता है वो उसका एजेंट भी कर सकता है, और एजेंट जो भी काम करेगा वो समझा जाएगा कि उसके प्रिंसिपल ने ही किया है। ठीक, इतना कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ये काफ़ी है। चैप्टर 9 तक ये कंसेप्ट चलेगा। चैप्टर 10 में हम इसके आगे मजीद कंसेप्ट को ऐड करेंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अपने लेक्चर चलिए। एमसीक्यूज थे हमारे 5 एमसीक्यूज डिस्कस हो चुके थे। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी हमने इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। करेक्ट वाली नहीं। कौन सी वाली ऑप्शन? इनकरेक्ट वाली। Undue influence must be exercised by or against a party to a contract। क्या ये सही कह रहा है? Undue influence पार्टी टू a contract की तरफ से होगा, किसी थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर की तरफ से नहीं होगा। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है। तो हमने कौन सी ऑप्शन ढूंढनी है? सही वाली गलत वाली? हमने तो गलत वाली ऑप्शन ढूंढनी है। तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सही है। नेक्स्ट, सेकंड, कोर्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन स्ट्रेंजर की तरफ से एक्सरसाइज की जा सकती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हम तो फॉल्स ढूंढने निकले, तो ये हमारी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ वर कास्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। बताइए, एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान अगर मिस्टेक हो, मिस्टेक एज टू लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है। वाइडेबल नहीं है, वो तो वैलिड है। वो तो वाइडेबल नहीं है। सही बोल रहा है, वाइडेबल नहीं है। वाइडेबल की बजाय वाइड का लफ्ज इस्तेमाल करता तब भी ऑप्शन ट्रू होती है। अगर वाइड का वर्ड यूज करता, वाइड का वर्ड यूज करता, स्टेटमेंट क्या होती? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइड इफ इट वाज कास्ट बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। वो बात भी ठीक होती, वो बात भी ठीक होती। तो ये भी ठीक है। पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। अब डी, ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज फ्रॉड। नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी टू स्पीक होना जहां पे क्या हो? ड्यूटी टू स्पीक, वहां पे आप साइलेंट रहते हैं तो वो फ्रॉड है।
जहां पे ड्यूटी टू स्पीक हो वहां साइलेंट रहते हैं तो फ्रॉड है। एग्जाम्पल बताइए, कब ड्यूटी टू स्पीक होता है? कब? कुछ नहीं, क्या ड्यूटी टू स्पीक? कब सेलर की ड्यूटी होती है कि वो लाजमी कोई इंफॉर्मेशन बताए बायर को? कुछ नहीं पता इसको। क्या भाई, रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया? क्या करते, पहले नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा तो नहीं है? क्या सेलर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बायर को प्रोवाइड करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, हैं? लेकिन कुछ केसेस में जरूरी हो जाता है। तो केसेस बता दे मेरा भाई। कोई तैयारी नहीं है। ये भाई एंड वाले भाई परेशान बैठे हैं, आप सही परेशान है, मजीद हो जाए थोड़ा सा परेशान। परेशानी किस बात की है कि सब्जेक्ट तैयार नहीं हो रहा। और सब्जेक्ट क्यों नहीं तैयार हो रहा? क्योंकि परेशान रहता हूँ सर। यार मर्जी है आपकी जी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। ड्यूटी टू स्पीक कब है, याद है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो और व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। नेक्स्ट, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच से याद आया, आपको पता है आज आपका टेस्ट है? ओके ठीक ठीक। A person 7, a person threatens to commit suicide if his wife and son did not contract with his brother to release certain disputed property in his favor. ठीक है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उस बंदे ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर वाइफ और सन ने वो उसके भाई के को ट्रांसफर ना कर दे। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट? कॉज बाय कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, या कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉज्ड बाय मोरल प्रेशर? अच्छा, इसमें हमने बेसिकली कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस में डिसीजन करना है। हालांकि मोरल प्रेशर भी अंडर इन्फ्लुएंस की तरफ जाता है, लेकिन हमने जो बेसिक डिसीजन करना है वो कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस। तो जिन स्टूडेंट्स को एक चीज का नहीं पता वो ये कहेंगे सर अंडर इन्फ्लुएंस है। किस चीज का नहीं पता? कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक सुसाइड की कोशिश करना जुर्म है। सुसाइड की कोशिश करना जुर्म है। तो कोई जुर्म करना भी जुर्म है, उस जुर्म करने की धमकी देना ये भी जुर्म है। तो ये असल में जुर्म है। इसलिए अगर कोई खुदकुशी करने की कोशिश करे तो उसे चाहिए इंतजाम पक्का कर ले, पक्का कर ले, क्योंकि अगर बच गया वो तो क्या करेगी? पुलिस ले जाएगी। और जेल की जिंदगी तो मौत से भी बाजुकात बहरहाल आगे। हाँ जी। तो ये कौन सा कंसेप्ट, क्या आप इस कंसेप्ट का पता है कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक सुसाइड करना एक क्राइम है। तो ये क्या हुआ फिर? अंडर इन्फ्लुएंस हुआ या कोर्शन? कोर्शन। क्या हुआ? कोर्शन। भाई का मोबाइल जंप लगा के बैग से बाहर क्यों आ जाता है? अरे क्यों ऐसा होता है आपके साथ, मेरे भाई के साथ? 7, 8 when parties standing in the fiduciary relationship make an agreement, legally it will be presumed that the party in a dominating position must have caused the consent of other through undue influence. भी एग्री करते हैं? which includes, कहता बताओ इनमें से कौन से वाले में undue influence एक्सरसाइज होता है? फादर एंड सन, फादर एंड सन में होता है जी, अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। डॉक्टर एंड पेशेंट में किया जाता है? नहीं किया जाता है। वो एग्जांपल नहीं थी लास्ट में, एग्जांपल वो यही मिलती जुलती एग्जांपल थी। भाई लाजमी नहीं है जो लफ्ज किताब में इस्तेमाल हुआ है एग्जैक्टली वही लफ्ज आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन में भी यूज हो, कोई डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे उसने टीचर का वर्ड किया, अगर टीचर की बजाय इंस्ट्रक्टर का वर्ड यूज कर दे तो वो गुरु का वर्ड यूज कर ले। ऐसे भी होता है, स्पिरिचुअल गुरु बाजू का टर्म यूज होती है, तो क्या कंसेप्ट बदल जाएगा आपका? नहीं किताब। अच्छा, ये आखिर वाली बात पहले करनी थी। तो कंसेप्ट तो वही करेगा ना, वही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फादर एंड सन अंडर इन्फ्लुएंस है, डॉक्टर एंड पेशेंट अंडर इन्फ्लुएंस है, टीचर एंड स्टूडेंट, तो किसको सेलेक्ट करूं? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा 9,
कह रहा है बिलाल की बात सुनिए, बिलाल, बिलाल इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर टेलीविजन। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई है? एकदम से आवाज आई इधर से कोई ऐसे शोर सा, चले कोई नहीं, वहम होगा मेरा। बिलाल इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर टेलीविजन सेट्स। He gives an advertisement that in his opinion television sets manufactured by him is the best available in the market. Such statement will amount to misrepresentation या active concealment या fraud या will not amount to fraud or misrepresentation. क्या है? कुछ नहीं पता। अच्छा, टीम वर्क आपका बड़ा स्ट्रांग है, सबसे कलेक्टिवली पूछे हर ऑप्शन ठीक आती है, और इंडिविजुअली जिससे पूछ ले मजाला ठीक बताए, इंडिविजुअली जिससे भी पूछ ले। इत्तेफाक में बरकत है ना, इस बात पे कायम रही। मेरे भाई की पहली सैलरी होगी ना, आधी मुझे देनी है। इत्तेफाक में बरकत है ना। 3500 में से आपने क्या लेना? ये चला 10। तो ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन? पावर वर्ड्स क्या है? इन हिज ओपिनियन, इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि वो बता रहे हो ओपिनियन। तो जो ओपिनियन है या इंटेंशन है, ये एग्रीमेंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही नहीं है कोई, इसकी वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड भी नहीं होगा। याद है ना एग्जांपल बताई थी, ओपिनियन और इंटेंशन से मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं होता। 9 ओके जी। 10 अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेनिंग, एक मिनट हरे, ये डिटेनिंग का क्या मतलब होता है? अपने पास रखना लेकिन कब्जा करके, इलीगली किसी चीज को अपने पास रखना। डिटेन नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अनलॉफुल केप्ट करना अपने पास किसी चीज को। तो अनलॉफुल डिटेनिंग आर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद एनी। लेकिन प्रॉपर्टी, कोई किसी की लैंड या बिल्डिंग को कैसे अपने पास डिटेन कर सकता है? वो तो हिलती नहीं है। कोर्शन के जरिए लैंड या बिल्डिंग, कि ये लफ्ज प्रॉपर्टी हर तरह की एसेट के लिए इस्तेमाल होता है, हर तरह की एसेट के लिए प्रॉपर्टी का वर्ड यूज होता है। विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज कोर्शन। सिंपल, उसने डेफिनेशन में बताया हुआ है। कंफर्म है भाई, कोर्शन की डेफिनेशन नहीं बता सकेगा, शाबाश। कोर्शन की डेफिनेशन मेरा भाई, उसी को रिपीट करता है। मेरा भाई क्यों नहीं याद करता? याद किया आपने? कल ये बिजनेस लॉ कितनी देर पढ़ा मेरे भाई ने? टेस्ट याद कर रहे थे, तो कितनी देर पढ़ा बिजनेस लॉ? कितनी देर पढ़ा है? 1.5 घंटा, शाबाश। आज 2 घंटे पढ़ना। 10 क्लियर हो गया जी। 11 Mr. A has 2 horses, one is black and another is white. He make, पूरे बिजनेस लॉ में 2 एग्जांपल्स बार बार रिपीट होते, पता नहीं क्यों बार बार। एक सिंगर वाली एग्जांपल आगे चल के आएगी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिंगर वाली एग्जांपल है, और ये ब्लैक वाइट हॉर्स वाली एग्जांपल है बार बार। अब तो ये आपको याद भी होगी। बाबर और आजम नाम इस्तेमाल हुए हैं, उसमें कहानी में ट्विस्ट ले आता है, कहानी बदल देता है। बाबर आजम नाम सेम रखता है। Mr. A has 2 horses, one is black and another is white. He makes an agreement to sell 1 horse to Mr. B. Mr. A believes that he is making an agreement for selling white one, whereas Mr. B thinks that he is buying black horse. Is there any contract between Mr. A and Mr. B? अगर ये चैप्टर 2 में पूछता, हम कहते हैं अनसर्टेनिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। अगर ये इस चैप्टर 4 के स्टार्ट में पूछता, हम कहते हैं कंसेंट नहीं है। अगर ये मिस्टेक वाले में पूछता, हम कहते हैं बायलैटरल मिस्टेक है। तीनों में आपके कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या आता है? वॉइड। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा? एग्जाम में किसी भी चैप्टर, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा किस चैप्टर से जवाब दो, आप किसी भी चैप्टर के मुताबिक जवाब दे दे, आपका कंक्लूजन सेम होगा। यही बताना चाह रहा था। जब आपको एक केस स्टडी पे लगे डिफरेंट प्रोविजन अप्लाई होती हैं, आप उनमें से कोई भी जिसके ऊपर आपका दिल ज्यादा मुतमिन हो, उसके मुताबिक अटेम्प्ट कर सकते हैं।
चाहे तो दोनों या तीनों प्रीमियम भी लिख ले, वो भी ठीक, लेकिन बेहतर होता है जिस पे सबसे ज्यादा दिल मुतमिन हो उसी को लिखा जाए। 12। अच्छा, ये 12 एग्जाम्पल मेरा मशवरा है, इसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है, डिलीट कर देना। ये असल में पाकिस्तान की केस स्टडी नहीं है, इंडिया की केस स्टडी है, ठीक है। और आपको पता है हम जो है ना, हम अकाउंटेंट कॉपी पेस्ट में होते हैं एक्सपर्ट, सच में होते हैं। और हमारी सबसे ज़्यादा गलतियां जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कॉपी पेस्ट करते हुए ही होती है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा काम भी कॉपी पेस्ट का होता है, कई दफ़ा, हमेशा नहीं, हर एक का नहीं, कई। तो ये बेसिकली शायद ये कोई बहरहाल चले छोड़े इसको। इसमें है क्या कहानी है, आपको पता है हिंदुओं में रस्म होती है कि वो क्या करते हैं, अपनी वो अर्थी पे क्या करते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं और हाँ अंतिम संस्कार करते हैं, और जो चिता होती है उसको अग्नि लगाई जाती है। इस चिता को अग्नि लगाने को वो कहते हैं, इस चिता को अग्नि लगाने को क्या क्या मुश्किल सा बोल रहा, ये क्रीमेटेड, क्रीमेटेड है, पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या नहीं है, हाँ क्रीमेटेड, क्रीमेटेड के साथ लिख लीजिए अंतिम संस्कार करना, लिख ले अंतिम संस्कार, हाँ जी, अंतिम, अलिफ नून अन ते मीम तम, अंतिम, अंतिम, अंतिम संस्कार, अलविदाई रसूमात। अच्छा, तो उसमें होता बेसिकली है कि वो उनका शायद कोई मजहबी फरीजा है, और अगर किसी को इस चीज से रोका जाए तो वो उसे जुर्म समझते हैं, अगर किसी इस चीज से रोका जाए तो उसे क्या समझते हैं, जुर्म समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ खुदकुशी एक जुर्म करना, एक जुर्म है ना, तो वहां पे किसी को उसके अलविदाई जो भी रसूमात होती है अदा करने से रोकना जुर्म है, क्योंकि शायद ये उनका मजहबी फरीजा है जो भी। अच्छा, अब ये इसी सिचुएशन के ऊपर ये केस स्टडी बनी है, कह रहा है यंग विडो वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट द बॉय अंडर थ्रेट ऑफ प्रिवेंटिंग द डेड बॉडी ऑफ हस्बैंड। कोई यंग विडो थी, उसके हस्बैंड के पास उसके भाई का कोई बच्चा था, भतीजा, जो हस्बैंड उसकी परवरिश कर रहा था। तो अब हस्बैंड की जब डेथ हुई तो अब डेफिनेटली वो हस्बैंड के भाई का था, वो विडो के भाई का थोड़ी था, या उसका अपना थोड़ी था। उसने कहा जी अब इसकी परवरिश मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो फैमिली वालों ने दबाव डाला कि अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करते, एग्रीमेंट के जरिए लिख के दें कि आप इस बच्चे की परवरिश करेंगे, अगर नहीं अडॉप्ट करते तो ये जो आपका हस्बैंड है इसका हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे आपको। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो विडो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया कि वो इस बच्चे की परवरिश नहीं करेगी। क्या बताइए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? क्यों क्रिएट नहीं हुआ? अच्छा, बज़ाहिर जिस तरह सुसाइड वाला लगता है ना बज़ाहिर कि ये होगा अंडी इन्फ्लुएंस, उसी तरह ये भी लगता है कि अंडी इन्फ्लुएंस होगा। फैमिली वालों ने प्रेशर डाला है, डेफिनेटली प्रेशर डाला, लेकिन इसमें असल कंसेप्ट क्या है कि वो जुर्म है, वो उसकी अलविदाई रसूमात अदा ना करना। अब ये चूंकि पाकिस्तान पिनल कोड का नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा जुर्म है कि नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस केस स्टडी को स्किप कर देना बेहतर है, लेकिन बहरहाल चूंकि सिलेबस में थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। क्लियर हो गया? तो अब बताइए, अब वो क्या कह रहा है, कैन विडो सेट असाइड अडॉप्शन डीड, नो या यस? पहले बताए यस। अच्छा, यस किस वजह से, अंडी इन्फ्लुएंस या कोर्शन की वजह से? कोर्शन की वजह से, शाबाश, डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, और आपने देखा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे आई कैप का टेस्टिंग स्टाइल, यानी आई कैप जब क्वेश्चन सेट करता है तो कैसे, एक डिसीजन होता है, उसका बेसिस ऑफ डिसीजन। इसमें अगर आप देखें तो डिसीजन दो में ठीक है, सी और डी दोनों में डिसीजन ठीक है, लेकिन हमने ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट की, डी, क्योंकि बेसिस ऑफ डिसीजन उसमें ठीक था। इसका मतलब है आपका डिसीजन होना भी ठीक है, डिसीजन ठीक होना भी जरूरी है, बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक होना भी जरूरी है। क्लियर हुई है बात आपको? आगे चलते हैं नेक्स्ट। 13 क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पेनल कोड, कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एक्ट नहीं तो सिविल लॉज। 14 तो करेक्ट ऑप्शन है ए। 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था एमसीक्यू, एक रीजन की वजह से। Which of the following does not affect free consent? फ्रॉड फ्री कंसेंट को अफेक्ट करता है? मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडी इन्फ्लुएंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड।
ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है, फ्री कंसेंट को नहीं करता। यानी अनसाउंडनेस होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता, लेकिन वो रीजन सेपरेट है। यहां पे उसने रीजन कौन सी पूछी है? फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में बाकी की एग्जांपल्स तो आती हैं, लेकिन ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के एग्जांपल नहीं आते। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? जिसको सेलेक्ट करना है, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है? डी। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाइब्रिड क्लास में से स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या समझ आ रही है आपको? हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट्स को क्या समझ आ रही है? आवाज सुनाइए। कह रहे विच वन इज नॉट ए फ्रॉड, बताइए इसमें से कौन सा फ्रॉड नहीं है? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स नोन टू द पार्टी, अगर मटेरियल फैक्ट्स किसी पार्टी को ना बताए जाए, क्या ये अच्छा फ्रॉड नहीं है? उसने कहा है मटेरियल फैक्ट, हाँ ये फ्रॉड नहीं है, नहीं है ना। इसी ऑप्शन को तो ढूंढ रहे थे, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। साइलेंस मेंटेन्ड बाय द पार्टी वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पे साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हो वहां पे साइलेंट रहे, फ्रॉड है, फ्रॉड है। पढ़ा था ना हमने ये सब। फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैविंग नॉलेज, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? वो सेब के ऊपर स्टिकर लगा देना, फर्नीचर पे क्रैक पड़े हों पेंट करके छुपा देना, पता ही ना चले, रीजनेबल इंस्पेक्शन से भी पता ना चले, ठीक है। तो ये क्या है? अच्छा रिपेयर करवाना, ये एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है। कोई चीज अगर खराब हो जाए, भाई अगर गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और हमने कहा गाड़ी को ऐसे ही रहने दें, वो ठुकी हुई है आगे जिस तरह ठुकती है गाड़ी, वो हमने कहा ऐसे ही रहने दें, रिपेयर करवाएंगे तो फिर वो तो तकरीबन ठीक हो जाएगी, तो ऐसे लगेगा जैसे कभी इसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। तो क्या रिपेयर करवानी चाहिए क्या नहीं करवानी चाहिए? याद रखे कोई चीज खराब हो जाए उसकी रिपेयर करवाना, ये रिपेयर करवाना कि उसे नॉर्मल यूज की कंडीशन में लाया जाए, ये एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है, ठीक है। ये एक्टिव कंसीलमेंट नहीं होते। एक्टिव कंसीलमेंट क्या है कि जानबूझ के एस डिफेक्ट को छुपाया जाए कि दूसरी पार्टी को रीजनेबल इंस्पेक्शन से भी पता ना चले। तो ये एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है क्या? एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है जी, बिल्कुल है। तो ये तो हमने नहीं ढूंढना। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एम्प्टी प्रॉमिस, ये भी फ्रॉड है जी। आपको कैसे पता चलेगा किसी बंदे की इंटेंशन क्या है? आपके साथ एक बंदा वादा करता है कोई, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका इरादा इस वादे को पूरा करने की इंटेंशन है कि नहीं? मेरा ख्याल है उसका सीटी स्कैन करवाएंगे, नहीं फिर कैसे? हाँ जी, देखा जाएगा अगर उसने फॉर एग्जांपल चेक दिया है, उसके बैंक अकाउंट में अगर पैसे मौजूद है सफिशिएंट, इसका मतलब उसकी इंटेंशन है पेमेंट करने की, और अगर बैंक में इतने पैसे नहीं है तो इंटेंशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी ए। सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैंने बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस किया है, वरना हमें करेक्ट ऑप्शन तो पहले ही पता चल गई थी। जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो 16 इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुडविल, restraint to similar business for the seller of goodwill is valid if it is for specified local limit, particular period of time, और restriction must be reasonable। तो किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? ऑल ऑफ द अबव, डी को। ये आवाज किस चीज की आ रही है? चलिए नेक्स्ट है जी 16 हो गया जी। 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइड, नॉट वाइड मतलब वैलिड, वैलिड, ठीक है। दो चीजें बता, किसी कहीं के आसान की हाँ नहीं छोड़ो, दो चीजें आप देखें, कुछ चीजें ऐसी होती है आपको सारी उम्र इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के आपका भी टाइम जाया किया जाता है, पता नहीं पैसे भी जाया गए, लेकिन जो काम की बातें होती है ना वो किताबों में नहीं लिखी होती, ठीक है। सारी उम्र छोटे होते थे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ते, बड़ा मुश्किल लगता था मुझे वो पैसिव, गिलास मैंने गिलास तोड़ा, गिलास मुझसे टूट, पता नहीं इस तरह की।
अब आपको बताता हूँ एक अभी भी मतलब क्वालिफिकेशन के बाद भी कोशिश होती है मेरी कोई ना स्किल सेट इंक्रीज होता रहे। तो एक मैंने कोर्स लिया, उस कोर्स में एक बंदे ने छोटी सी बात बताई, पैसे कोर्स के उस बात से पूरे हो गए। उसने क्या कहा, उसने कहा अगर आप समझ कि आपने आसान लिखना है, क्या लिखना है, आसान, इजी। टीचर्स के लिए जरूरी होता है ना आसान लिखना सीखे, ठीक है। तो आसान लिखना सीख रहा था मैं, तो उसने बताया, उसने कहा आपने दो काम नहीं करने। नंबर 1, कभी पैसिव वाइज सेंटेंस यूज नहीं करना। पैसिव वाइज सेंटेंस हमेशा समझना मुश्किल होता है। हमेशा जब कभी स्टेटमेंट लिखें एक्टिव वाइज को यूज करना है। पैसिव वाइज, सारी उम्र पैसिव वाइज सिखाया और फिर उसके बाद एंड पे जाके किसी गुरु ने बता दिया क्या पैसिव वाइज को यूज नहीं। और आप खुद सोचें कि पैसिव वाइज को यूज करना बेहतर है कि ना यूज करना बेहतर है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के हालात वो चीज़ सिखाते हैं, प्रैक्टिस में कोई अन्य काम की नहीं होती। वो एक होता है वो बच्चों के लिए पता नहीं क्या अजीब सी राइटिंग होती है, क्या करवी राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग, जॉइनिंग राइटिंग, तबाह करके रख देना। नफरत हो जाती बच्चे को भी पढ़ाई से। इसका प्रैक्टिस में कोई काम नहीं है। मैंने पता नहीं, मुझे बहरहाल पिछले 20 सालों में शायद ही मैंने 10 सफ़े हाथ से लिखे हो टाइप। आप देखें अब क्या प्रैक्टिकली आपका ख्याल, चिट्ठी लिखी जाती है, वो डाकखाने में डाली जाती है और डाकिया लेके जाता है, ऐसे होता है काम क्या, या ईमेल लिखी जाती है। ऑफिशियली आप जाके देखेंगे कोई लिखत पढ़त नहीं होती, ईमेल के जरिए से। और आगे मजीद ये टाइपिंग भी ऑब्सोलीट होने जा रही है, अब तो वॉइस के जरिए से टाइपिंग हो जाती है, आप बोलते हैं वो टाइप करता रहता है। तो ये असल में हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी होगी, उस लिहाज से अपनी जनरेशन को तैयार करना चाहिए। लेकिन हमने फैसला किया, बाकायदा हमने फैसला किया हुआ है कि गुलामों को गुलाम ही रहने देना है, गुलामों के उसी चक्कर में फंसाए रखना है, गरीबों के चक्कर में, वो अमीर ना बन पाए कोई। बहरहाल चले, तो एक मैंने क्या बताया आपको, पैसिव वाइज सेंटेंस यूज नहीं करना कभी। ये आपके लिए भी है, कभी आप लिखेंगे ना तो ये। और अगर आप देखें आपको ये किताब आसान लगती होगी, आई क्या आपको सिंपल चंद एक छोटे छोटे रूल्स हैं, जिनमें से 2 रूल्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये 50% इंशाल्लाह आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इजी अंडरस्टैंडेबल इसी से हो जाएगी, पैसिव वाइज। और दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा आपको आपकी कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी को रिड्यूस करता है, सेंटेंस को मुश्किल कर देता है। एग्जाम्पल आपके सामने, चूंकि एग्जाम में वो मुश्किल करता है इसको, इसीलिए ये एग्जाम्पल, ये सारी कहानी शुरू करने का मकसद ये था। देखे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइड, ये समझना मुश्किल है। और 50% डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन का रिड्यूस हो जाता, ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता, इजी अगर ये क्या लिखा होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, हालांकि मतलब वही है। तो ये होता है जब हमें घूम के सोचना पड़ता है ना, तो उसमें दिमाग भी घूम जाता है। ठीक है, तो 2 टिप्स आपको बताई मैंने, पैसे देके, अच्छे खासे पैसे देके 2 टिप्स सीखी, लेकिन पैसे मेरे पूरे हो गए। आपको फ्री में बता रहा हूँ क्या, जब कभी कम्युनिकेशन करनी है पैसिव वाइज यूज नहीं करना, एक्टिव करना है। और नेगेटिव कोशिश करनी है, नेगेटिव सेंटेंस नॉट का वर्ड मिनिमम यूज हो जहां जरूरी है। ठीक है, एक और जगह पे लिखा था क्या, आसान लिखना बड़ा मुश्किल काम है, आसान लिखना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल चलें आगे चलते हैं भाई। ये 17 विच ऑफ, इसका मतलब है हमने कौन सी ढूंढना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। एग्रीमेंट टू मैरी ए पर्टिकुलर पर्सन, ये क्या है, एग्रीमेंट टू मैरी ये वैलिड है, और एग्रीमेंट नॉट टू मैरी ये वाइड है, वाइड है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जी, और एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल ये वाइड है। पहला क्यों, एग्रीमेंट टू मैरी ए पर्टिकुलर पर्सन, ये तो बहुत ही ज्यादा वैलिड है। लॉ कहता है आप किसी से वादा करें शादी का, उससे शादी ना करें, वो तो बाजू का ज़हनी प्रेशर में आके वो सबसे मेंटल डैमेज ज्यादा होता है। इस पे तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, एक वक्त में ये सिलेबस में होती थी एग्जाम्पल, उसमें कहता था इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन जिसने की ना, किसकी, एग्रीमेंट टू मैरिज के एग्रीमेंट करने के बाद हम एग्जाम्पलरी डैमेजेस अलाउ करेंगे दूसरी पार्टी को, जो एग्रीड पार्टी है उसको ऐसे मिसाल बनाएंगे, डैमेजेस इतने अलाउ करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। ये एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड एग्रीमेंट है।
हाँ, नॉट टू मैरी, क्योंकि ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज है, और एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज जो है ये क्या है, वॉइड है। भाई क्लियर हो गया, पहले वाला वैलिड और दूसरे वाला वॉइड समझ आ गई बात। फिर आगे कह रहा है एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, ये भी वही बात होगी ऊपर वाली, मैरिज से रोका जा रहा है, ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ये भाईजान ने अपने बड़े भाई के साथ एग्रीमेंट किया, बड़े भाई ने क्या वादा कर, जब तक तेरा सीए नहीं होगा तो शादी नहीं करेगा, एग्रीमेंट कर लिया इसने, वैलिड है, ये वॉइड है, वॉइड है, क्योंकि एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज है, मैरिज राइट है, कर सकते। लेकिन किस वक्त ये वैलिड हो जाएगा, अगर ये माइनर हो तो ये वाइड हो जाएगा, अगर ये माइनर हो, ये माइनर को रोका जा सकता है, ये वैलिड कब होगा, अगर ये माइनर, यानी माइनर को शादी करने से रोका जा सकता है, मेजर को नहीं। समझ आई बात की? तो यहां पे तो नॉर्मल कंसर्ट की बात कर रहा है, एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, क्या किसी को रोका जा सकता है गेटिंग मैरिड से? नहीं, ये भी वाइड, फर्क है, हम तो वैलिड ढूंढने निकले थे, ये भी इररेलेवेंट है। एग्रीमेंट टू मैरी इन हेवन, क्या है, अनसर्टन है, अनसर्टन है, ठीक है। टाइम गुजर जाए, दो एक्सक्यूज होते हैं, एक ये आप बहुत अच्छे हैं, आपको हमसे भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, और एक ये कि अब जन्नत में मुलाकात, दोनों ही अनसर्टन, दोनों ही क्या है, अनसर्टन। तो इसलिए इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट नहीं करना। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, ए। आगे चलते हैं, 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड। हाइब्रिड वालों की तरफ से कोई आज पार्टिसिपेशन नहीं आई है ना? yes. जाके देख लो, सोए तो नहीं पड़े जी। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 18, शाबाश, 18 पे आइए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड। रिस्ट्रेंट टू ट्रेड से याद आया, क्या आपको पता है आज आपका टेस्ट है? शाबाश, तैयारी की है आपने, शाबाश शाबाश। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड। पहला एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू ए सर्टेन पार्टी विद ए स्टिपुलेशन दैट बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट होल क्वांटिटी। बी एग्रीमेंट टू स्टॉप राइवल शॉपकीपर इन पर्टिकुलर लोकेलिटी फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। बताइए ये बी वाला स्टेट ऑफ ट्रेड है कि नहीं? बी वाला स्टेट ऑफ ट्रेड है ना, क्योंकि पैसे दे के रोक रहा है। क्या होता तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड ना होता, अगर वो सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस का केस होता। तो बी तो हमारी सही ऑप्शन नहीं है, इस पे एग्री करते हैं। अब सी ऑप्शन क्या है, कह रहा है एग्रीमेंट टू सेल ऑल प्रोड्यूस टू ए सर्टेन पार्टी एंड बायर इज फ्री टू रिजेक्ट द गुड्स। ये ऑप्शन है, इसको भी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करें। डी पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, क्या पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड वैलिड है? पार्शियल का मतलब आधा आधा, थोड़ा रिस्ट्रेंट किया थोड़ा ना किया, तो पार्शियल रिस्ट्रेंट करें वो भी वाइड है, फुली रिस्ट्रेंट करें वो भी वाइड है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ हमें बी और डी में तो पता चल गया, ये तो हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हमने डिस्कशन करनी है ए और सी के ऊपर, गौर से सुनिएगा। ये एग्जांपल उसने कहां से उठाई? अक्सर हमारे फार्मर भाई ऐसे होते हैं कि जो उनकी फसल होती है सारी की सारी, भाई होगी आपकी धमकियां पूरी हो गई, तो ये जो फार्मर होता है, फार्मर ये एग्रीमेंट करते हैं फैक्ट्री जो मिल ओनर होते हैं इनके साथ, भैया गन्ने की फसल उगाई है, ए शुगर फैक्ट्री वाले मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, फसल उगा लिए, बीज बो दिए, अब जो भी करना था, अब फसल कितनी होगी ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ये तो मौसमी हालात में डिपेंड करता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरी जमीन में जितनी भी फसल हुई सारी की सारी आपको बेच दूंगा, और किसी को भी नहीं, और कोई आएगा उसे रिफ्यूज कर दूंगा, और कोई खरीदने आएगा। क्या ये एग्रीमेंट किया जा सकता है? ये एग्रीमेंट किया जा सकता है, और नॉर्मली फार्मर्स ये करते हैं, जो किसान भाई हमारे वो ये काम एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन लॉ कहता है ये फेयर होना चाहिए, टू साइड,
यानी अगर इधर बंदे को पाबंदी की ना, लगाई ना कि इसने सारी की सारी चीजें बेचनी है, तो दूसरी बायर के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए, उसने सारी की सारी चीजें खरीदनी है, तभी फेयर होगा। ये ना हो सेलर को जो बंदा पूछने आए भाई किस रेट में बेचोगे, वो कहे नहीं नहीं मैं तो ये शुगर फैक्ट्री को बेचूंगा, और जब सारी फसल शुगर फैक्ट्री के पास लेके जाए वो कहे मैं आधी खरीदूंगा आधी नहीं खरीदूंगा, वो किसान भाई तो गलत हो गया ना उनके साथ। वो आधी फसल कहाँ लेके जाएंगे, सारे बायर्स को तो वो ना कर चुके पहले। तो इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है कि जिसमें आप एग्रीमेंट करें सारी की सारी प्रोडक्शन एक सर्टेन पार्टी को बेचेंगे, लेकिन कब, जब दोनों पार्टीज बाउंड होगी, एक पार्टी सेल करने की बाय करने की। एग्जांपल समझ आ गई। अब बताइए इसमें ए ऑप्शन वैलिड है, ये इनमें से कौन सा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, ए या सी? इसको यूं कह ले, कौन से वाला एग्रीमेंट वैलिड है? ए एग्रीमेंट वैलिड है, सी एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। सी एग्रीमेंट क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि वो एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। भाई आप रोक रहे हैं ना उस बंदे को कि मेरे अलावा किसी से ट्रेड ना करना, और खुद भी ट्रेड नहीं कर रहे, खुद भी। या तो ना आप कहें कि किसी और को सेल ना करना, मुझे सेल कर दो, तो आप ट्रेड कर रहे हैं, आप ट्रेड करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं सारी ट्रेड मेरे से करो। लेकिन सी में तो आप दूसरों से भी मना कर रहे हैं और खुद आपकी भी मर्जी हो गई कि चाहे तो मना कर दे उसको कि मैंने आपकी चीजें नहीं खरीदनी। तो एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड किस ऑप्शन में आया? सी में। ठीक है जी। ए फेयर है, इसमें एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, ये वैलिड है। डन जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 19। तो इसमें 18 में करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? किस ऑप्शन? ए। 19, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, वेंडर एक मिनट, अरे वेंडर किसे कहते हैं? वेंडर नया लफ्ज आया है, मैंने नहीं बोला। रिक्शे वाले को, इसको अच्छा बेचने वाला। हाँ वेंडर किसे? कोई मसला नहीं है, इंग्लिश है हमारी मादरी जुबान थोड़ी है, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं समझ में ना आए, तो जो अल्फाज समझ में नहीं आते हम क्या करते हैं उनका आखिरी सफ़े पे लिख लेते, लिख नहीं लेते, आखिरी सफ़े पे लिखते हैं किताब के। लिखा है मेरे भाई ने, खड़ा हो जा। लिखा है तो बैठे रहो, नहीं लिखा है तो खड़े हो जा। शाबाश शाबाश, ये 2 दिन से पहले बात बताई थी। बैठ जा। एनी, तो वेंडर का मतलब होता है सेलर, सप्लायर, जो आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है। वेंडर ऑफ गुडविल में बी लॉफुली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग सिमिलर, सही कह रहा है, एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया या विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स या विद इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या विद इन पर्टिकुलर प्रोविंस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। शाबाश। अब आगे हालांकि मजीद भी कंडीशन है कि लोकल लिमिट रीजनेबल होनी चाहिए और पीरियड भी रीजनेबल होना चाहिए और सिमिलर बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है, लेकिन उसने चूंकि एक ही कंडीशन के ऊपर फोकस करा, उसी के बारे में बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 19 की? बी। 20, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड, क्या लीगल एग्रीमेंट विच टेंड टू प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस, कोर्स ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ के हसूल को रिस्ट्रेंड कर दिया जाए, वो होता है। बिल्कुल। एग्रीमेंट टू रेफर प्रेजेंट डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेशन, नहीं नहीं, ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ये इसकी तो इजाजत है, ये तो कर सकते हैं, ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं है। सी, एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स आउट ऑफ द कोर्ट, नहीं ये भी वैलिड है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ये तो कर सकते हैं काम, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं ना, कोर्ट के बाहर ना चाहे टी स्टॉल, उधर बैठ के, फट्टे पे नहीं, टी स्टॉल अंदर। एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन को बिल्कुल, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें दोनों पार्टी खुद से क्या एग्रीमेंट कर रही हैं, इसमें एक थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी का नाम क्या होता है? शाबाश, आर्बिट्रेटर। अच्छा फिर ये बताइए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? हाँ, इसमें डिस्प्यूट होने के बाद आप कह रहे हैं आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, और इसमें डिस्प्यूट होने से पहले ही एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया जा रहा है कि अगर डिस्प्यूट हुआ कभी,
आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम 21। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या हुई? एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग कौन सा है? पहले वाला। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है किसी बंदे से डेट आपने रिकवर करवाना है, उसके लिए 3 साल है। मैंने डेट लिया, एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि आप रिकवर करवा ही नहीं सकते मेरे से, लिखा है रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन कहा 3 नहीं 2 साल में रिकवर करवा सकते हैं। क्या मैंने ये वाला जो टर्म एग्री की है 2 साल वाली, ये वैलिड है? ये वैलिड है, ये वॉइड है। यानी वॉइड होने का मतलब क्या है कि दूसरी पार्टी 2 साल नहीं 3 साल रेगुलर पीरियड में ही, जो लॉ ने बताया है, हम टाइम पीरियड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट पढ़ा ना हमने। 21 which one of the following agreement is strained of legal proceeding strained to legal proceedings? A, agreement for curtailing period of limitation prescribed by limitation act। ये curtailing का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या curtailing का मतलब क्या होता है? 5-10 लोगों ने बता दिया, अब तो बोल पड़ भाई, रिड्यूस करना, रिड्यूस करना। बता 10 आवाजें आ गया फिर भी भाई, रिड्यूस करना। एग्रीमेंट फॉर कर्टेनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। ये लिमिटेशन एक्ट एक लॉ है जिसमें बताया कि किस तरह का एग्रीमेंट आपने कितने अरसे में पूरा करना है, वरना वो एग्रीमेंट खत्म समझे। उसमें डेट की रिकवरी का जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए कितना है पीरियड? 3 ईयर। हाँ, ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है कि नहीं है? ये ऑप्शन है। टाइम पीरियड को कम कर दें इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, है कि नहीं है? तो यही ऑप्शन। लेकिन रिवीजन के लिए बी, सी और डी भी पढ़ते हैं। बी, एग्रीमेंट टू सिलेक्ट 1 कोर्ट फ्रॉम 2 कोर्ट्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ऑन दैट मैटर। दो में से ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ दो इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट वेयर बाय नेदर पार्टी शैल अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में नहीं करेगी कोई पार्टी, ये भी वैलिड है। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं है। डी, एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, ये भी प्रोसीडिंग, ये भी वैलिड है। तो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कौन सा? ए। 22, which of the following agreement is valid? Agreement limiting the time allowed by the law of limitation, valid है void? Void. B, agreement which contains vague or ambiguous terms which cannot be made certain, void. Agreement meaning of which seems to be uncertain but is capable of being made certain, capable of being, बहुत अच्छे अल्फाज है, क्या अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, capable of being, सुभान अल्लाह, अंडरलाइन कर लें, शाबाश। कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन ऐसा ही होता है जैसा सर्टन हो, सर्टन हो। हमारे गोदाम में 2 गाड़ियां हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। मैंने कहा एक गाड़ी आपको बेच दूंगा, सर्टन है? कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है? वो भी नहीं है। मैंने कहा सारी गाड़ियां बेच दूंगा, नहीं, इसमें भी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कितनी गाड़ियां होती हैं। हाँ, जितनी भी हो, सारी कहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है, गिन लेंगे पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं ये सोच के कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और दूसरी पार्टी एग्रीमेंट कर रही है ये सोच के कि 3 गाड़ियां हैं, मैंने ऑफर की 2 गाड़ियों की, उसने एक्सेप्टेंस दी 3 गाड़ियों की, मैं ऑल का वर्ड यूज नहीं हुआ। ऑल का वर्ड यूज होता ना तो फिर कहते दोनों भाई बैठ के गिन लेते हैं, जो भी नंबर निकलेंगे उसकी सेल परचेज हो जाएगी। ऑल का लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ? मैं 2 गाड़ियों की सेल कर रहा हूं, वो 3 की एक्सेप्ट कर रहा है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, वर्ड है, अनसर्टेनिटी की वजह से। ठीक, या वो बायलैटरल मिस्टेक की वजह से भी कर सकते। तो एग्रीमेंट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, सी वैलिड है। और एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, डी। ये अजीब सी बात है, एग्रीमेंट कर रहे हैं क्या कि फ्यूचर में एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट कर रहे हैं क्या तो फ्यूचर में एग्रीमेंट, ये कौन सा एग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट या तो होता है या नहीं होता, तो ये भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता इस तरह के एग्रीमेंट का। कल के बाबरकत दिन से चैप्टर शुरू करना, कल के बाबरकत दिन में इस चैप्टर का इख्तिताम करेंगे, आज के बाबरकत दिन से इस चैप्टर का
सारे दिन बरकत है भाई। हाँ सारे दिन अल्लाह ताला। आज टेस्ट है। चलिए लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं।